दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमी जैन। दोस्तों, हमने सुना है कि जब अच्छा वक्त होता है, सब कुछ ठीक ही चलता है। बेशक आप कुछ भी गलत कर रहे हो, वो भी ठीक पड़ता है। और बुरे वक्त में अच्छा काम भी किया हुआ उल्टा पड़ जाता है। बीजेपी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। और ऐसे लगता है जैसे कि बीजेपी के अंदर भी दो फाड़ हो गए हैं, दो गुट बन चुके हैं। कौन किसके साथ है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और अंदर के सुर भी चेंज होते दिखाई देते हैं। हमने पहले देखा कि कोई भी काम होता था तो अमित शाह या जेपी नड्डा यही आते थे, सारे महत्वपूर्ण जो निर्णय हैं वही लेते थे। लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंट कोई भी डिसीजंस हैं, उसको लेने का जिम्मा राजनाथ सिंह को दे दिया है। और उन्होंने अभी सारे एमपीज को, सारे मंत्रियों को बुलाकर मीटिंग भी करी है। वहां पर अमित शाह या नड्डा नहीं थे मीटिंग करने के लिए। इसी से पता लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है या चेंज हो रही है। अब दूसरा सवाल आता है कि जो बीजेपी का जो अध्यक्ष है, वो कौन बनेगा? लोकसभा का अध्यक्ष कौन बनेगा? स्पीकर कौन बनेगा? अभी तक इसका फैसला नहीं हुआ है। और इसको फैसला करने का अधिकार भी राजनाथ सिंह को दिया है, नड्डा को या अमित शाह को नहीं मिला है। पहले ये सारे काम अमित शाह और नड्डा यही किया करते थे। ऐसा क्या चक्कर है कि एक ही इलेक्शंस के बाद ये सारे के सारे काम एक नए आदमी को सौंप दिए हैं? कुछ तो गड़बड़ है दोस्तों। मुझे नहीं समझ आता, ये दो गुट बन गए हैं कि हार के कारण ये सारी हरकतें हो रही हैं। लेकिन खबर है कि इस समय भाजपा दल के अंदर खलबली है। बंगाल का अगर ज्यादा जायजा लेने के लिए रविशंकर प्रसाद को एक बहुत बड़ी भूमिका दी गई है, तो उसका भी एक रीजन है। मतलब कि पहले ये वहां पर किसको थी? वहां पर से दादा जो शेर दिखते हैं बिल्कुल ही, वो अब उनको उनके पास ये जिम्मेवारी नहीं है, ये है रविशंकर प्रसाद के पास। और जो वहाँ दादा हैं, मेरे बड़े करीबी हैं, मैंने बहुत बार मीटिंग्स उनके साथ की हैं, दिल्ली के अंदर, उनके घर के अंदर। और बैठकर लंबी-लंबी हमारी बातें भी हुई हैं कि बंगाल के अंदर चेंजेस कैसे लेके आ सकते हैं। लेकिन अब उनसे लेकर ये काम दे दिया रविशंकर प्रसाद को। अब रविशंकर प्रसाद क्यों? क्योंकि वो कानून के मंत्री रहे हैं। उन्हें मालूम है कि कौन से कानून के दांव-पेच खेलकर हम बंगाल को सीधा कर सकते हैं। लेकिन इन्हें कानून मंत्री से हटाया क्यों गया था रविशंकर प्रसाद को? ये मुझे अभी तक समझ नहीं आया है। आपको समझ आ रहा हो तो मुझे बता देना, ताकि मुझे भी कुछ समझ आ जाए। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ हमने देखा है कि योगी आदित्यनाथ, उनका जो गोरखपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत बैठे हुए हैं। और योगी जी के साथ 2-3 बार बातचीत हो चुकी है। तो क्या आरएसएस भी चाहती है कि बीजेपी के अंदर कोई परिवर्तन आए, कुछ चेंजेस आए, ताकि जो अभी इस बार हुआ है इलेक्शंस के अंदर, ये दोबारा से रिपीट ना हो? क्या योगी आदित्यनाथ नाराज हैं आला कमान से? ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि बाहर बीजेपी के अंदर की बातें बाहर नहीं निकलती हैं, बाकी अटकलें कुछ भी कोई लगाता रहे। अब मेरे सामने 2 सवाल हैं। सवाल ये है कि लोकसभा का जो स्पीकर है, वो कौन बनेगा? क्या वो भाजपा से आएगा? और जो उप यानी कि डेप्यूटी स्पीकर है, वो कौन बनेगा? क्या वो भी बीजेपी बनाने वाली है या वो टीडीपी को देने वाली है? इसके ऊपर भी अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है। तो क्या अगर वो टीडीपी को डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट देते हैं, तो क्या नीतीश कुमार मान जाएंगे? क्या बीजेपी के अपने लोग मान जाएंगे? क्या आरएसएस मान जाएगी? ये बहुत ही मुश्किल टाइम है, बहुत मुश्किल सवाल है। और इसका हल आपको लगता है कि राजनाथ सिंह निकाल सकते हैं? राजनाथ सिंह पहले भी होम मिनिस्टर थे, इतना स्ट्रॉन्ग होम मिनिस्टर वो नहीं रहे हैं। अगर वो चाहते हैं कि अगर बीजेपी चाहती है कि राजनाथ सिंह अब लीड करें सारी डिसीजन मेकिंग को, आई हैव सीन हिम पर्सनली, ही इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर। और एक और मुश्किल सवाल है बीजेपी के पास कि बीजेपी का अध्यक्ष वो कौन बनेगा? वो भी अभी तक नाम चयन नहीं हुआ है। और अमित शाह हैं, नड्डा हैं, उनकी तरफ से भी कोई भी नाम सामने अभी तक नहीं आया है। यानी कि वहां पर भी चुप्पी है। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा पता नहीं क्यों, मेरी फीलिंग है कि रविशंकर प्रसाद जो है, उन्हें बीजेपी का अध्यक्ष पद देने की बात
चलनी चाहिए क्योंकि वो काबिल भी हैं, उन्हें बोलना भी आता है और सबको साथ लेकर चलने वाले भी आदमी हैं। मजबूत नाम भी हैं बीजेपी के अंदर और उनका जो महासचिव है, उसको बनाने के लिए हो सकता है स्मृति ईरानी आ जाए या अनुराग ठाकुर का नाम सामने आ सकता है। लेकिन क्या होगा, क्या नहीं होगा मुझे मालूम नहीं है। लेकिन 2 नाम ऐसे हैं जिन्होंने बोला है कि वो बीजेपी का अध्यक्ष पद लेने को तैयार हैं और आप चौंक जाएँगे वो नाम सुनकर। ओम माथुर हैं एक तो, दूसरी है वसुंधरा राजे और वसुंधरा राजे वही जिसने राजस्थान में बीजेपी का काम खराब करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। अब वो बीजेपी का अध्यक्ष पद लेने के लिए तैयार है। कौन बनेगा? ये तो सिर्फ पीएम मोदी जानते हैं और कोई भी नहीं जानता। और ये बाकी लोग जो बोलते हैं ये बन जाएगा, वो बन जाएगा, भूल जाओ। कोई नया नाम ही आ सकता है बीजेपी का और मोदी जी का, कुछ भी पता नहीं है। लेकिन मेजर क्वेश्चन अभी भी यही है कि पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा? लोकसभा का अध्यक्ष कौन बनेगा? और उसकी जो डेप्यूटी अध्यक्ष हैं, वो कौन बनेगा? और ये बहुत ज़्यादा मीटिंग्स इन सब चीज़ों के ऊपर ऑलरेडी होनी शुरू हो गई, अटकलें लगानी शुरू कर दी हैं लोगों ने। लेकिन जो विपक्ष है, इंडिया अलायंस ने भी चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, उन्हें बार-बार कोई ना कोई मैसेज भेजते रहते हैं कि आप बीजेपी को तंग करते रहो। बीजेपी को भड़काने के लिए बड़ी कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार को भी पता है पलटू राम है, कभी भी पलटा मार सकते हैं, इसलिए बार-बार हर रोज 24 घंटे तीर छोड़े जा रहे हैं नीतीश कुमार के ऊपर। दूसरी तरफ से टीडीपी है, उनके ऊपर भी तीर चलाए जा रहे हैं प्यार के कि भैया आप हमारी बात सुन लो, हमारी तरफ आ जाओ या उधर ही रहकर बीजेपी को तंग करते रहो। ये जो 2 पोजीशंस हैं लोकसभा की, स्पीकर की, ये आप ले लीजिए ताकि बीजेपी को तंग करके रखें। लेकिन इसके विपरीत हकीकत ये है कि भाजपा को इनकी इतनी जरूरत नहीं है जितनी इन दोनों पलटू रामों को बीजेपी की और मोदी जी की जरूरत है। वो मैं समझाऊंगा आपको वो कैसे। मैंने भी बड़ा अध्ययन किया है, हमारी टीम ने अध्ययन किया है। हम एक निष्कर्ष के ऊपर पहुंचे हैं कि इन 2 बैसाखियों के ऊपर जहां पर गवर्नमेंट खड़ी है, उनको बीजेपी की ज्यादा जरूरत है क्योंकि कुछ महीनों में बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं। इसके लिए नीतीश बाबू को बीजेपी भी चाहिए और मोदी जी भी चाहिए कैंपेनिंग करने के लिए। दूसरी तरफ चंद्रबाबू जो हैं वो आंध्र प्रदेश में बीजेपी के साथ सरकार ऑलरेडी चला रहे हैं, यानी कि अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए बीजेपी की जरूरत है। दूसरा एक मेजर कारण है, वो है अमरावती। अभी अमरावती किसी लेडी का नाम नहीं है भैया, ये है चंद्रबाबू नायडू का एक ड्रीम प्रोजेक्ट। तमिलनाडु के पास कोई भी राजधानी नहीं है पिछले 10 सालों से क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने मोदी जी से पंगा ले लिया और जो इनका हैदराबाद था वो चला गया तेलंगाना के पास और ये स्टेट बिना एक राजधानी के ये चल रही है। और चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि जो अमरावती एरिया उन्होंने ईयर मार्क किया हुआ है उसको ये अपनी राजधानी बना दें। एक मॉडल सिटी जैसे चंडीगढ़ बना हुआ है उसी लाइंस पर ये अमरावती को भी बनाना चाहते हैं। और उसको बनाने के लिए चंद्रबाबू नायडू को चाहिए भारत सरकार से बहुत बड़े लेवल पर बजट। और ये बजट तभी मिलेगा जब चंद्रबाबू नायडू भारत की सरकार को चलने देंगे। तो यानी कि बीजेपी को जितनी जरूरत जेडीयू और टीडीपी की है उससे ज्यादा जरूरत इन 2 पार्टीज को बीजेपी की भी है। इसका मतलब एक ही है कि केंद्र के अंदर जो बीजेपी की सरकार है या एनडीए की सरकार है, इसे कोई भी खतरा अभी नहीं है। ये सरकार पूरा वक्त अपना निकालेगी और ये जो इंडिया अलायंस वाले मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं कि ये गवर्नमेंट कभी भी हम गिर सकते हैं, उनका सपना ही रह जाएगा और ये सपने में भी पूरा नहीं होगा। और लेकिन इंडी गठबंधन है कि मैं ना मानूं, ये उस नेचर के लोग हैं कि भाई एनडीए की सरकार गिर जाए, हमारी सरकार ना बने, ना हम बनाना चाहते हैं, लेकिन इनकी सरकार नहीं चलनी चाहिए, ये इनका प्लान है। इसलिए पूरे भारत में आग लगाने की कोशिशें कर रहे हैं, इनको लुभाने की कोशिश करते हैं इन 2 जो सपोर्ट करने वाले चांगू एंड मांगू हैं मोदी जी के साथ। लेकिन मुद्दा फिर वहीं पर आता है। ये सारी बातें बता दी कि गवर्नमेंट तो हिलने वाली नहीं है, लेकिन बीजेपी खुद
हिली-हिली सी दिखाई देती है। अंदर 2 गुट दिखाई देने शुरू हो गए हैं और यही समझ नहीं आ रहा कि सारी चीज़ों को अब आगे चलाना किसने है। मोदी जी खुद बोलते नहीं हैं, कोई भी आवाज़ नहीं आ रही कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं और उन्हें भी मालूम है कि उनकी जो लोकप्रियता है, इस इलेक्शंस के बाद वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है, जूते पड़ रहे हैं उनके ऊपर। अभी जो वहाँ पर गए थे वो वाराणसी में, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको कि वहाँ पर जूता फेंका गया है इनके कारवां के ऊपर, इनकी गाड़ी के ऊपर जूता मारा है लोगों ने। यानी कि मोदी जी जिनको इतना प्यार लोगों ने करके दिखाया, अब जूते पड़ रहे हैं। ऐसा क्या हो गया? एक ही इलेक्शंस में कि मोदी जी को प्यार से के बाद जूते पड़ने शुरू हो गए और ये किसी मुसलमान ने नहीं मारा, कोई ना कोई हिंदू भाई था, जिसने वाराणसी में ये हरकत करी है। उन्हें लगता है कि मोदी जी को हार जाना चाहिए था। आप सोच के देखिए, हिंदू बोल रहा है कि मोदी जी को हार जाना चाहिए था, ये वाराणसी से जीत कैसे गए? हमने तो पूरी कोशिश करी थी इनको हराने के लिए। ये गुस्सा है लोगों के अंदर और ये गुस्सा क्यों है? गुस्सा एक ही रीज़न है कि आपने तुष्टीकरण भी करना शुरू कर दिया मुसलमानों का। उन्हें पैसा देना शुरू कर दिया मुसलमानों को खुश करने के लिए। पहले भी आपने बोला सबका साथ सबका विकास, उनका विकास भी किया, लेकिन उन्होंने आपको एक भी वोट नहीं दी, अभी भी आप हट नहीं रहे। और इधर हिंदुओं के गले काटे जा रहे हैं, आपके मुँह से उफ़ भी नहीं निकलती। लड़कियाँ उठाई जा रही हैं, कन्वर्जन की जा रही है, कोई उफ़ नहीं। सारी नौकरियाँ उनको दी जा रही हैं, कोई आवाज़ नहीं। सारे अधिकार मुसलमानों को दिए जा रहे हैं भारत में, आप बोलते ही नहीं हैं। और इस नौकरियाँ भी उनको दी जाती हैं, उनकी वहाँ पर हर चीज़ में उनका जिहाद चल रहा है। बेशक वो नौकरी जिहाद हो, लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, जॉब जिहाद हो या जिहाद हो, इवन कि इनकी ईद के ऊपर बकरियों की बजाय गाय काटने का। आपकी तरफ से कोई भी आंसर नहीं, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं और इसीलिए हिंदू सोच रहा है कि शायद भारत के अंदर अब हिंदुओं की गवर्नमेंट है ही नहीं। इसीलिए गुस्सा बढ़ता जा रहा है कि हमें मिला क्या? अपनी गवर्नमेंट के बाद भी हमें कुछ नहीं मिला और जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब भी मुसलमानों को खुश किया गया, आपकी गवर्नमेंट आई तब भी मुसलमानों को खुश किया गया। लेकिन मुसलमान हमेशा ही कांग्रेस के साथ रहे, बीजेपी के साथ नहीं रहे, तो भी आप तुष्टीकरण में लगे रहे। ये जो गुस्सा है, इसी के कारण बीजेपी के अंदर भी 2 फाड़ हो रहे हैं और इनकी सपोर्ट जो है बीजेपी की और मोदी जी की, उसमें भी 2 फाड़ दिखाई देने शुरू हो गए। अब इसका निर्णय ठीक करने का ये मोदी जी के पास है, ये ना तो नड्डा कर सकते हैं, ना अमित शाह कर सकते हैं, ना राजनाथ सिंह कर सकते हैं। अगर कोई कर सकता है, तो अकेला और अकेले मोदी जी हैं और कैसे करेंगे? ये मैं काम मोदी जी पे छोड़ता हूँ क्योंकि उन्हें समझना और उन्हें कोई सलाह देना, ये बेवकूफ़ी है। वो वही करते हैं, जो उन्होंने सोचा हुआ है और देखते हैं कि ये जो उनका एटीट्यूड है, ये आगे जाकर बीजेपी का उद्धार करेगा, देश का उद्धार करेगा या जो जूते पड़ रहे हैं, ये और जूते पड़ने शुरू होंगे। मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट को और हमारे राजा को जूते मारे जाएँ। लेकिन जो कुछ हो रहा है आज की डेट में बीजेपी के अंदर भी, ऐसे लगता है कि ये लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है, अगर मोदी जी ने जल्दी से कोई डिसीजंस खुद लेने शुरू नहीं किए। क्योंकि ऑपोजिशन और दुनिया की फोर्सेस इसी चीज़ की वेट कर रही थी कि कब इनके अंदर 2 गुट बने और हम अंदर से ही बीजेपी को खत्म कर दें। दोस्तों, वो नौबत ना आए, मैं बार-बार मोदी जी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मोदी जी जाग जाइए, डिसीजन लीजिए, हथियार उठाइए और रावण का वध कीजिए। उसके बिना आप इस देश को नहीं बचा पाएँगे। जय हिंद, वंदे मातरम एंड जय श्री Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.